नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने काम को बेहतर और सुचारू तरीके से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की एक सीरीज़ डिस्कस करा रहे हैं जिसमें संवैधानिक संस्थाओं का अवलोकन करा रहे हैं। तो आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम एक और जो हमारी संवैधानिक संस्था है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका अवलोकन करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैग की जो फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है कैग। तो ध्यान में रखिए, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है 0 से 360 डिग्री के एंगल पर सभी फैक्ट्स को और साथ में कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मेंस में देखिए कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये चीज़ों को लेके चलना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ज्ञान वही है जो आप एग्ज़ाम हॉल में साथ लेके जा सको। पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बाहर आई हुई है चटपटे वीडियो की, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि व्यू बढ़ाए जाएं और किस तरह से अपना वो कमर्शियल पर्पस पूरा किया जाए। हमने जो चैनल का नाम भी है वो भी इसी अपनी सोच के साथ में रखा है कि नए भारत का निर्माण ही संभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी बात है। सबसे ज़्यादा मूलभूत बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, जैसे कि यहाँ पर आरएएस है राजस्थान की मैं बात करूँ, तो मेंस की नेचर में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर बेसिक समझ का होना बहुत ज़रूरी है। आरएएस में 2 और 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, वहीं यूपीएससी में 12.5 जो मार्क्स हैं और 250 शब्दों की प्रवृत्ति में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को इस तरह से बनाया गया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, यानी जो वनडे एग्ज़ाम होती हैं प्री नेचर की, वो आपकी यहाँ पर 100% कवर हो जाएंगी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। तो बिना समय गंवाए मैं लेक्चर को शुरू करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अब ये 2 शब्द हैं, इनकी भूमिकाओं को भी अलग अलग जानना ज़रूरी है। तो पहले परिचय देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख मिलता है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम कैग ही बोलेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कैग रिपोर्ट ही था जिसने कोयला और 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों को उजागर किया। नियुक्ति, कार्यकाल और पद अपदस्थ करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। कैग को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेवाकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो सबसे पहले हो जाए वही कार्यकाल पूर्ण माना जाता है। वह स्वयं भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके या कोई अन्य कारण से। तो वो कैग का जो अध्यक्ष होता है, जैसे राजीव महर्षि वर्तमान में हैं हमारे, तो उनका कार्यकाल 4 वर्षों का ही होने वाला है, 2017 से 2021 तक। जाहिर तौर पर वो 65 साल के पहले हो जाएंगे। तो वो सेवा में आए थे 61 साल की उम्र में 2017 में, और 2021 में उनकी जो 65 साल हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो कैग को हटाए जाने की प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने जैसी है। उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो देखिए ये उसी तरह से होता है जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको जो एक प्रक्रिया होती है उसी तरह से है। और कैग का जो वेतन होता है, वेतन मानिए या आप जो भी उनको पेंशन भत्ते जो मिलते हैं, वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं के समान होते हैं। और कैग के जो पेंशन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और संचित निधि देखिए वही है, आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका जो विनियमन है, इसका जो कंट्रोल है, वो केवल, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, संसद के हाथों में है। संसद ही इस धन को जारी कर सकती है। और अवकाश प्राप्ति के बाद में कैग कोई भी, ध्यान से सुनिए इस बात को, कोई भी जो विशेष तरह के जो भी सरकारी पद होते हैं, कोई भी सरकारी पद
धारण नहीं कर सकता। तो ये प्रमुख बातें हैं। तो कैग के ऊपर ये एक तरह की जो इनकी पद की गरिमा है उस पर आप इसे एक सीमा मान सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वह कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये दो शब्द हैं। इन शब्द के बारे में जानना भी ज़रूरी है और इनमें छोटा सा ही अंतर है, लेकिन वो अंतर क्या है उसे हम देखते हैं। देखिए, नियंत्रक का जो अर्थ होता है वो होता है कि सरकार के जो खर्चे होते हैं, समस्त खर्चे, उन पर क्या करना, निगरानी रखना और ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रख सके। सरकारी वित्त पर नियंत्रण रख सके। तो ये प्रमुख बातें हैं। ये क्या है, नियंत्रक के हैं। जैसा कि नाम ही है नियंत्रक, तो उसका काम भी ऐसे ही होगा, नियंत्रण रखना। अब महालेखा परीक्षक है, इससे बोलते हैं ऑडिटर जनरल। तो इसके बारे में जो मुख्य बात यह है कि जो संसद जिस धन का आवंटन करती है, उस धन आवंटन की क्या करना, देखरेख करना। और साथ ही में ये भी देखना है कि जो धन जारी किया गया है इसका उपयोग वो उचित है या नहीं है। तो उचित नहीं है तो उसका कारण पता होना ज़रूरी है, उचित है तो उसकी अनुशंसा होना ज़रूरी है और रिपोर्ट होना ज़रूरी है। और साथ ही में सरकार को वित्तीय मितव्ययता के साथ में ये उपाय भी सुझाता है। जो महालेखा परीक्षक है ये उपाय सुझाता है मितव्ययता से जुड़े हुए प्रश्नों पर। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये लोक वित्त के संरक्षण होने के साथ साथ जो संपूर्ण वित्तीय स्थिति है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये जो दोनों मिलकर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जो ये कैग है पूरा, ये संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। और जो उसका नियंत्रण होता है, इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य स्तर। देखिए, ये चीज़ें अमूमन कहीं पर देखने को नहीं मिलती। एम लक्ष्मीकांत की किताब है, वहाँ पर भी ये चीज़ें ऐसी लिखी हुई नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप अगर मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्च करेंगे, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री पे जाएं या आप कैग की वेबसाइट खोल लें, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो केंद्र राज्य दोनों स्तर पर इसका नियंत्रण होता है, आप इसे ध्यान में रखिए। और इसका कर्तव्य ही होता है कि भारत के संविधान और संसद विधि के तहत, संविधान और संसद विधि के तहत जो वित्तीय प्रशासन है, वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखना, ये इसका प्रमुख काम होता है। जैसे कि नाम ही है उसका कैग, तो वो जो ऑडिट करने के साथ साथ में एक तरह का कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण और विनियमन की जो शक्ति है वो भी उसके पास में है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैं एक छोटी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताऊं तो सन 1976 में ये जो कैग था, इसके कर्तव्य और अधिकारों की सीमा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षक और सभी तरह के वित्तीय लेन देन के जो समस्त लेखे थे वो सम्मिलित होते थे। लेकिन 1976 के बाद में हुआ क्या था कि संसद ने एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से कैग को जितने भी हमारी लेखा संबंधित, लेखांकन संबंधित जो चीज़ें होती हैं, लेखांकन संबंधी जितने भी दायित्व होते हैं, उनसे पूर्ण मुक्त कर दिया गया और उसके कार्य को केवल लेखा परीक्षा तक, यानी लेखा परीक्षण तक सुनिश्चित कर दिया गया। अब देखिए, दो शब्द हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको एक सिंसियरिटी होना ज़रूरी है। आपको इन टर्मिनोलॉजी से ये नहीं होना कि ये क्या मतलब बोरिंग चीज़ें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आरएस में भी देखिए ये इसका एक सब्जेक्ट है। तो लेखांकन तो देखिए वो प्रक्रिया होती है जो लेखा परीक्षण के बाद में की जाती है। और लेखा परीक्षण में इतना ही है कि आपका सिस्टम है, आपका प्रशासन है, वो प्रॉफिट में चल रहा है
या वो हानि में चल रहा है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट देता है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद में जो एनालिसिस और ये सब कुछ करना होता है, ये इसमें आता है, लेखांकन में आता है। तो ये काम अब जो चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का एक वो है, वही करता है। तो कैग का काम लेखा परीक्षण तक ही है, सिर्फ ऑडिटिंग करना है, अकाउंट्स को देखना है और उनका एक तरह से ढांचा तैयार करना है कि सिस्टम हानि में चल रहा है कि लाभ में चल रहा है। और हमारे जो माननीय संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कैग को भारतीय संविधान के सर्व प्रमुख अधिकारी के रूप में घोषित किया था और ये कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के जो वित्तीय रक्षक हैं उनमें से कैग एक है। और वित्तीय रक्षकों में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, और इन्हीं में ही कैग भी इन्हीं महत्वपूर्ण संस्थाओं में शामिल है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे जो कार्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका कार्य है वो उसे देख लेते हैं। महालेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा आवंटित धन को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जा रहा है जिस हेतु संसद ने आवंटित किया है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसी नहीं है जो इसके लिए आपको क्रॉस चेक करना पड़े या कहीं और किसी अन्य बाहरी माध्यम से उसको समझना पड़े। ये बिल्कुल ऐसी भाषा का मैंने सटीक प्रयोग किया है जो मतलब आपको एग्ज़ाम में भी यही लिख के आनी है, ताकि आपका एग्जामिनर है उसे भी ज़्यादा दिमाग पर जोर ना लगाना पड़े चेक करने में। तो लेखा परीक्षक का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक खर्चे की वित्तीय आलोचना की जाए, यदि कोई अनियमितता पाई जाए तो उस पर उचित कार्रवाई करना। तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का एक एक्ट है जो 1976 के बाद में मैंने आपको बताया 1977 के अनुसार कैग निम्नलिखित खर्चों का ऑडिट करता है। तो देखिए ये क्या है, भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी खर्चे। अब देखिए संचित निधि पर भारित हैं जो ये क्या क्या चीज़ है। ये संचित निधि पर भारित जो जैसे बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया और उनके न्यायाधीश हो, उनके जितने भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, और बड़ी बड़ी जो केंद्रीय संस्थाएं यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जो रिटायर जज होते हैं, सेवानिवृत्त जज होते हैं, उनको भी मतलब ये जो है उनकी पेंशन है वो संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं, राष्ट्रपति का वेतन होता है, ये सब प्रमुख चीज़ें होती हैं जो भारत की संचित निधि पर ही भारित होती हैं। तो इन्हें हम जब संसद कराएंगे, जब बहुत अच्छे से अलग से करेंगे डिस्कस। फिलहाल के लिए यहाँ शॉर्ट में मैंने आपको इतना ही बता दिया, काफ़ी है। भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि के सभी खर्चों का ऑडिटिंग करना, उनका मूल्यांकन करना और व्यापार, निर्माण और हानि की उनके द्वारा जो भी किसी भी विभाग द्वारा किए जाते हैं इनका जांच करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो आकस्मिक निधि है और ये लोक निधि है, ये जैसे कि हमारी भारत की संचित निधि होती है, ये आर्टिकल 266 में आती है, और ये भी इसी तरह से 266(1) और 267 में आती है। आकस्मिक निधि का अनुमोदन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और संचित निधि का मैंने आपको बताया संसद द्वारा किया जाता है। चलते हैं आगे। भारत सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना, सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करना। अब देखिए यहाँ पर जो सभी विभाग हैं यहाँ पर जिनकी जमा पूंजी है, उसमें कौन कौन है, उसमें आपके पीएसयू आ जाते हैं, रेलवे आ जाता है आपका, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DOPT, इनको जो भी बजट जारी किया जाता है ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे सकें सही समय पर, उसकी जांच करना। तो इस तरह के जो भी आवश्यक डिपार्टमेंट हैं उनकी ऑडिटिंग करना इसका कार्य है। उन सभी नियमों के खर्चों की जांच करना जिनकी कानून द्वारा इजाज़त दी जाए। और कैग बेसिकली है क्या है, आप इसे आसान भाषा में समझिए। किसके कार्य देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करना है। खर्चा कहाँ किया गया और किस उद्देश्य से किया गया और किस प्राधिकारी द्वारा किया गया, यानी सत्ता में उस वक्त कौन व्यक्ति आसीन है जिसने इस धन का अनुमोदन किया और किस संस्था हेतु किया गया। तो इन सभी प्रश्नों की जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा की जाती है।
तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगर 2 नंबर की प्रश्न शैली में अगर प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं सेंटेंस बना के। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैग समस्त सरकारी खरीद व बिक्री की जांच करता है और ये देखता है कि इसमें कितनी मितव्ययिता और की जा सकती थी। जिसमें मितव्ययिता के अवसर हैं वो कितने हैं, इस बात को भी ये देखता है। सरकार की समस्त प्राप्तियों की जांच करता है तथा यह देखता है कि करों और राजस्व में नियमों और कानूनों की अनदेखी तो नहीं की गई है। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाणन करता है। अब देखिए, ये जो शुद्ध आगम है इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। नेट्स प्रोसीड्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 297 में इसका मतलब ये समझा के रखा हुआ है कि जो कर और शुल्क की ऐसी प्राप्तियां जिनमें संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो, संग्रहण की लागत ना शामिल हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? शुद्ध आगम बोलते हैं। यानी जो छिजित होती है ना, आप उसको हटा दीजिए तो जो नेट आपके पास में पैसा बचता है पूरे देश का, उसे आप नेट प्रोसीडिंग बोल सकते हैं, जो करों के माध्यम से और शुल्कों के माध्यम से सरकार द्वारा विभिन्न तरह से उगाया जाता है। तो कैग सभी प्रशासनिक प्राधिकरणों के खर्चों एवं प्राप्तियों की जांच करता है। तो ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ये भी अलग से संस्था है, इसका हम अवलोकन करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में ये प्रमुख बात है। और मैं आपको बता दूं कि कैग सभी जितने भी सरकारी विभाग हैं इनके खर्चों की, इनकी खरीद फरोख्त की क्या करता है? कार्य कुशलता की जांच करता है कि जो एफिशिएंसी थी वो इससे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती थी क्या अगर उपयुक्त समय रहते साधनों का उपयोग किया जाता। तो कैग स्वायत्त निकायों के लेन देन और उनके जो प्रारंभिक रिकॉर्ड है खातों के, प्रारंभिक रिकॉर्ड खातों के हैं या रजिस्टर हैं या फिर जो भी प्रतिवेदन होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी क्या करता है? इन सब की क्या करता है? जांच करता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। और वो सभी प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो निकाय प्राधिकरण है जो सरकार से, यानी कि सरकार कौन सी? केंद्र सरकार से जो अनुदान लेते हैं, उन सभी निगम की, उन सभी अथॉरिटीज़ की यानी प्राधिकारों की ये जांच करता है। और सरकारी कंपनी और निगमों की आय व्यय का भी लेखा परीक्षण करता है, जैसे कि हमारी PSU हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे BSNL है, इस तरह से। और संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो तो अन्य निगमों और निकायों का भी लेखा परीक्षण करता है। तो कैग की जो पावर है वो इस तरह से ही है। साथ ही में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वह केंद्र सरकार के 2 लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। यह अनुच्छेद 151 में आता है। राज्य सरकार प्रतिवेदन अपना, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय संसद को देते हैं, तो उसी प्रकार राज्य सरकार में जो राज्यपाल हैं वो उसे अपना स्टेट असेंबली यानी कि विधानमंडल में रखवाते हैं और वहाँ पर उस पर अनुशंसा की जाती है। तो ये आपका आर्टिकल 151 में आते हैं दोनों ही, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और साथ ही में महालेखा परीक्षक संसद का एक अभिकर्ता होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, और ये केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, इसके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कैग को समझा जाता है। देखिए होता क्या है, कैग अपनी जो रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, वो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म लिखी होती हैं, मतलब एक तरह से वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, राजस्व की सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वही उन्हें समझ सकते हैं। तो उन टेक्निकल टर्म्स को सरल भाषा में सरलीकृत किया जाता है, किसके द्वारा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है लोक लेखा समिति। तो ज़रूरत पड़ने पर कैग को भी बुलाया जाता है और ये मदद से इस रिपोर्ट का सरलीकरण करते हैं, फिर बाद में से संसद में पेश करते हैं। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षक हेतु प्रशिक्षण देना भी कैग का महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। तो इसे आप
इंपॉर्टेंट क्लिक कर लीजिए, यूपीएससी में इस तरह के एमसीक्यू हमेशा पूछे जाते हैं, और जो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें भी हम इस तरह के जो विकल्प हैं, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इनको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तो अभी जो शक्तियाँ हैं और कुछ छोटी मोटी बातें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जो सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करती है। इसके अंतर्गत वह किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है, साथ ही किसी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकता है। और जो इसमें कैग और जो हमने अभी पढ़ा है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, इनके बारे में भी विशेष प्रकार के संबंध हैं, तो उन्हें देख लेते हैं किस तरह से। मैंने आपको हालांकि ऊपर बता दिया है। संसद द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है, यानी पीएससी को सौंपा जाता है, और पीएससी उस रिपोर्ट का सरलीकरण करती है और फिर पीएससी इस रिपोर्ट को संसद के सामने लाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उन टेक्निकल टर्म्स को इस तरह से तोड़ा जाता है ताकि अगर मीडिया ट्रायल में भी अगर बात जाए तो लोगों को समझ में आ सके। जरूरत पड़ने पर सहायता हेतु पीएससी द्वारा कभी भी कैग को बुलाया जा सकता है, और कैग को सरकार के आय व्यय की देखरेख करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। तो कैग के पास में जो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता होती है, तो कैग की जो भूमिका है वो यहाँ पे क्या है, वो जनता के धन की रक्षक के रूप में है, रक्षक के रूप में है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये कैग की एक कल्याणकारी भूमिका होती है। चलते हैं आगे। अब कैग के बारे में कुछ प्रतिबंध और कुछ सीमाएं भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। गुप्त सेवा व्यय यानी कि जो हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, जैसे रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, और जो हमारा ब्यूरो है जो हमारे देश के अंदर चल रही उथल पुथल का ध्यान रखता है, आईबी। तो ये दोनों ही हालांकि होम अफेयर्स के नीचे आती हैं और डायरेक्ट पीएमओ से ऑर्डर लेती हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके जो भी खर्चे होते हैं वो जाहिर सी बात है टैक्स पेयर के दिए हुए पैसे से ही होते हैं। तो गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमा निर्धारित करता है। वह इस संबंध में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के बारे में ब्यौरा नहीं मांग सकता, बल्कि उसे सक्षम प्रशासनिक अधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा जो इस व्यय बाबत किया गया है या नहीं, इसकी वो जांच करता है। तो इन एजेंसी में भी कुछ इनके लोग होते हैं जो इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो भी हमारे लोगों ने सेवा के दौरान जो भी काम किए हैं, खर्चे किए हैं, उनका क्या औचित्य है, तो वो ही कैग को अपनी रिपोर्ट देते हैं। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल व्यय का लेखा परीक्षा करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेखांकन नहीं करती, ये सिर्फ लेखा परीक्षा करती है। सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो कुछ निगमों की लेखा परीक्षा तो पूर्ण रूपेण और प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा की जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम है, तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग है, एयर इंडिया है, तो इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर जो है कैग के द्वारा की जाती हैं। और कुछ नियमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और यदि जरूरी हो तो कैग पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है, यानी क्रॉस चेक कर सकती है, जैसे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है IFC, और ये राज्य स्तर पर भी होते हैं। तो इनकी जो लेखा परीक्षा है वो प्राइवेट एजेंसीज करती हैं। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह निजी लेखा परीक्षक द्वारा होती है। कैग की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती, जैसे LIC है, RBI है, SBI है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इस तरह की जो चीज़ है, इनकी लेखा परीक्षा कुछ जो अपने काम में माहिर होती हैं निजी कंपनियां वही करती हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर एक लिस्ट दी है जो अब तक का सन 1948 से लेकर के वर्ष 2000 वर्तमान में जो भी चल रहा है उनका जो वो है टेन्योर रहा है, कार्यकाल। सामान्यतः 6 वर्ष का कार्यकाल ही रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सेवा में 61 या 62 साल की उम्र में आता है तो उसे 65 वर्ष में, चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए।
पहले जो हमारे कैग थे वो वी नरहरि राव थे 1948 से 1954, और वर्तमान में जो हमारा चल रहा है सेशन कैग का वो 13वें राजीव महर्षि हैं 2017 से 21, यानी महज 4 साल ये सेवा में रहेंगे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। आगे बढ़ें तो कैग के जो मुद्दे हैं उन पर जो वर्तमान में बीते 2-3 सालों में जो भी बातें हुई हैं उनको कुछ देख लेते हैं। देखिए, कैग के द्वारा कुछ मामलों पर अनुमानित जो घाटे की बात की जा रही है वही वर्तमान में विवादित है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे देश को हिला के रख दिया था इस घोटाले ने। हुआ क्या था कि 2G स्पेक्ट्रम का जो आवंटन था वर्ष 2008 में किया गया था और पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर किया गया था, परंतु कैग ने ये माना था कि आवंटन नीलामी प्रक्रिया के आधार पर किया गया होता तो सरकार को इतना जो ये राशि जो लिखी हुई है 1,70,000 करोड़ ये लाभ होता, लेकिन ये तय मानकों के आधार पर नहीं किया गया तो ये लाभ नहीं हो पाया, तो इसे हमने घाटा मान लिया, क्योंकि जो लाभ होना था वो नहीं हो पाया तो उसे हम घाटे में सम्मिलित कर लेते हैं। तो 1,70,000 करोड़ का घाटा हुआ था। तो इसमें घोटाला से ज़्यादा, अलग ही टॉपिक अलग है, घोटाले से ज़्यादा इसमें घाटे का जो प्रासंगिकता थी वो ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित मामला है, देश के जितने भी घोटाले हुए उनमें। अगला है आपका कोयला ब्लॉक आवंटन में भी घाटा दिखाया गया था और ये भी 2G स्पेक्ट्रम की तरह ही था। तो इस तरह की प्रमुख बातें हुई हैं। भारी अनियमितता का आरोप लगाया इसमें, और घाटे की जो संकल्पना है वो यहीं से ही जो सबसे ज़्यादा देश में निकल के सामने आई, जो वर्तमान समय में दुनिया के अन्य देशों में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन एस्पेक्ट थे वो यहीं थे। फ्रेंड्स, कैग का जो संवैधानिक वो है प्रबंध, वो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसमें कई बातें लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं एक करके। 148 में तो देखिए ये है कि भारत के जो कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति और पद मुक्ति के बारे में उसमें उपबंध दिए हुए हैं आर्टिकल 148 में। अगर 149 में हम आए तो उसमें क्या है, उसमें दे रखा है कि जो कैग है इसके कार्य क्या क्या होंगे और इसकी शक्तियां क्या क्या होंगी, जिन्हें हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आर्टिकल 150 है, 150 अनुच्छेद, तो इसमें यह है कि केंद्र और जो राज्य हैं इनके लेखा प्रारूप संबंधित जो भी सलाह है, लेखा प्रारूप से संबंधित जो भी सलाह है वो किसको देना, वो राष्ट्रपति को देना। और अंकेक्षण प्रतिवेदन, ये जो रिपोर्ट होती है हर साल इसे कैग बनाता है और इसे राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसे सदन के दोनों पटलों पर रखता है। फिर बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो PAC द्वारा इसकी जांच की जाती है और इसको सरलीकृत किया जाता है। तो ये प्रमुख कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें आप अपने स्तर पर भी सर्च कर सकते हैं और इन्हें आपको समझना है। चलते हैं आगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये करंट से संबंधित चीज़ें हैं कि वर्तमान में जो चुनौतियां उभर के सामने आई हैं वो किस तरह की हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें पूरी सरकारी मशीनरी कभी कभी लिप्त होती है। तो वो बड़ा चुनौती का कार्य होता है कि किस तरह से अपन पता लगाएं कि मतलब भ्रष्टाचार हुआ है और किस स्तर पर हुआ है। केंद्र राज्यों पर कड़ी नज़र रखने के साथ ही कैग अब कई जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो परियोजनाएं होती हैं उनका भी ऑडिट करता है। तो ये काम भी हेक्टिक है और इसमें कैग की व्यस्तता बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा, कैग की नियुक्ति हेतु कोई विशेष कानूनी मापदंड या संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये विश्व में प्रचलित तरीकों से मेल नहीं खाता। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो कार्यपालिका होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं, तो कार्यपालिका का जो दखल है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें जो किसी की जो नियुक्ति होती है वो फेयर नहीं होती नियुक्ति, और वो फेयर इसे सही इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को सिस्टम में घुसाती है
और फिर उससे अपने मन मुताबिक जो कार्य होते हैं उस तरह से ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि विश्व में प्रचलित तरीकों से मेल नहीं खाता। तो कैग के लिए एक संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष का प्रमुख नेता भी शामिल हो। अगला है कार्यकाल की पर्याप्तता पर भी संकट है। देखिए 6 वर्ष का तो है मैक्सिमम कार्यकाल है, उसके अतिरिक्त जो वर्तमान में राजीव महर्षि साहब हैं वो तो 4 वर्ष ही रहने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जब तक व्यक्ति को सीखने का और कुशलता का अवसर मिलता है, जब तक उसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप जैसे विश्व के और जो कैग की संस्थाएं हैं जैसे यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर 10 साल है, ऑस्ट्रेलिया में 15 साल का जो टेन्योर रहता है, तो कम से कम इतना टेन्योर रहता है। और कैग में वापस से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी खामी है। और हमारे देश में जो भी ये संस्थाएं जो काम करती हैं अकाउंटिंग का, तो ये इंडियन अकाउंट्स और जो अकाउंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सांविधिक दर्जा प्राप्त नहीं, यानी उन्हें कोई संसदीय अनुमोदन से सांविधिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए उनके आंकड़ों को बहुत ज़्यादा मतलब पावर नहीं, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस डिपार्टमेंट को, जो हमारा अकाउंट सर्विस है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, इंडियन अकाउंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट है, सॉरी ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो देखिए होता क्या, जो आईटी एक्ट की तर्ज पर इन्हें सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए संसदीय अनुमोदन द्वारा, ताकि इनको थोड़ी पावर आए और ये अपने कार्य को बेहतर और सुचारू तरीके से कर सकें। तो इसी तरह से जो सलाह है और आगे की राह है उसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। हाल में जन्मे हालातों के कारण नुकसान में बढ़ोतरी हुई है और इनका सही अनुमान न लगाने के कारण कैग की काफ़ी आलोचना हुई है। इन आरोपों से बचने हेतु कैग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित ना हो। फ्रेंड्स, ये जो भाषा है ना जो यहाँ पर लिखी गई है, ये मेंस के जो पेपर है उसको ध्यान में लेकर लिखी गई है। तो आप इसे उसी तरह से पढ़िए और समझिए। और ऐसी चीज़ों को मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप उन्हें बार बार पढ़ कर इस तरह से समझ के खुद अपने नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर आपको ये चीज़ें बर्डन ना लगें। वर्तमान में सरकारी मशीनरी का अपदोहन ज़्यादा हो रहा है, जिसे रोकने हेतु कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करना चाहिए। और देखिए कैग का ऑडिट तंत्र कैसे बदलेगा, जो मैंने आपको ऊपर जो समस्या बताई है, तो इसकी जो सलाह है उसको बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, कठोर किया जाना चाहिए। और जो जिस तरह से संवैधानिक दर्जा जब संस्था को दिया हुआ है कैग को, तो उसके पास में कुछ और न्यायालय संबंधी शक्तियां भी होनी चाहिए। तो ये प्रमुख बातें हैं। कैग को समस्त सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और जीएसटी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच हेतु तैयार किया जाना चाहिए। और देखिए जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 17 हमारे लक्ष्य हैं, जो भूख, हंगर और एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी से शुरू होते हैं, जो एक शुद्ध पानी और जो सतत धारणीय ऊर्जा के संधारणीय विकास हैं उन पर वो जाते हैं। तो उन चीज़ों को, सभी को, पर्यावरण संबंधी सभी मुद्दों को यहाँ पर लाना चाहिए और कैग के इस दायरे में से रखना चाहिए। कैग संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट कर चुका है, जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। ये भारत के कैग की विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो सारी मुख्य बातें थी कैग को लेकर के वो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिन्हें करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर लूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये सब यूपीएससी स्तर के प्रश्न है फ्रेंड्स। और जो स्टेट पीसीएस में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन एमसीक्यू बनाकर पूछे जाते हैं, इनका लेवल उसी तरह का है। तो आइए इन्हें देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग है, वो भारत की संचित निधि पर कोई अधिकार नहीं रखता। देखिए संचित निधि पर जो अधिकार है वो केवल और केवल संसद का है। अधिकार संसद का है, लेकिन दायित्व यहाँ पर, अगर ये अधिकार की जगह अगर दायित्व होता तो इस स्टेटमेंट को सही मान लिया जाता, क्योंकि दायित्व तो है लेकिन अधिकार नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो दूसरा प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1976 में कैग के प्रावधान बदले गए थे, तो उसमें यह शामिल है। तो यहाँ पर जो विकल्प है ये दोनों सही हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत का कैग के प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं एक बार उसे। संसद के संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत कर सकता है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ना हमने इसका कोई उल्लेख किया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इस तरह के जो भ्रामक विकल्प हैं आपको दिए जाएंगे। अगला विकल्प है, इसमें सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की आय और व्यय का वितरण शामिल है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक यानी जैसे पीएसयू हो गई और भी अनेक इस तरह से जो बीएसएनएल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका ऑडिट यहाँ पर कैग द्वारा किया जाता है। अगला है, आकलन समिति की टिप्पणी के बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी नहीं, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। इसमें जो इंटरफेयर होता है, यानी इसमें जो हस्तक्षेप होता है वो पीएससी द्वारा होता है, जो इसे सरलीकृत करती है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उसे पीएससी को देते हैं और फिर पीएससी उसे पुनः संसद में प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने रखवाती है। तो अगला विकल्प देख लेते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के परीक्षण के बाद ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगर विकल्प एक आपको शुरू में ही गलत लग गया है तो आप जहाँ जहाँ विकल्प एक है उन जो उत्तर में ऑप्शन दिए हैं उन्हें काट दीजिए, और दूसरा आपको सही है तो जहाँ दो नहीं है उसे भी आप काट दीजिए। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कैग के संबंध में देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कैग बोला जाता है इसे। तो मैं इसे इसी तरह से बता रहा हूँ आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो विकल्प है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें उस पर जो महाभियोग है वो उसी रीति से चला जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज पर चला जाता है। तो दोनों संसद में बहुमत से दोनों सदनों द्वारा उसे पास किया जाता है उस प्रस्ताव को, तभी हटाया जा सकता है। तो यही इसका जो सही उत्तर होगा, जो फॉल्स पूछा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं। अगला विकल्प देख लेते हैं, भारत के कैग के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इन्हें हम पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत के कैग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये भी सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जिनमें से जो भी पहले हो वही माना जाता है। तो ये बाकी विकल्प ट्रू हैं, सही हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के वित्तीय मामलों के निरीक्षण से संबंधित है। तो हम इसे पढ़ चुके हैं, ये कैग है। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें वो विकल्प दिए हुए हैं, सॉरी, तो विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प 1 और 2 दिया गया है। तो देखिए 1 और 2, तो इसमें जो भारत का महालेखा परीक्षक है ये इसमें अकेला नहीं होगा, पूरा कैग इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं है सही विकल्प। और लोक लेखा समिति बिल्कुल शामिल होती है इसमें, कैग की तरह ही। वित्त मंत्री का इसमें यहाँ पर कोई निरीक्षक मामलों में कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। तो आप इसे कर लीजिए क्लियर, और इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगाइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के कैग की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसे अगर हम एक एक विकल्प को ध्यान से देखें तो पहला विकल्प है, यह केंद्र सरकार के लेखों का परीक्षण करता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो ये प्रश्न, ये जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। तो ये इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो पूछा जो सही नहीं है। अगला विकल्प देखते हैं, वह राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करता है तथा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। तो देखिए राज्यपाल को देता है, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को सौंप करके वो उसे संसद में रखवाता है, उसी तरह से राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। तो ये विकल्प भी सही है।
अगला विकल्प देखते हैं, राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यकाल पर उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है, प्रशासनिक नियंत्रण होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और यही इसका सही जवाब होगा। यदि किसी मामले में संसद उससे किसी प्रकार की जानकारी चाहती है तो वो लोक लेखा समिति के माध्यम से इसे संसद में उपलब्ध करवाता है। तो ये विकल्प भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इस तरह आंसर इसमें सी होगा। चलते हैं आगे। भारत के कैग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो पहले सही वालों को देखते हैं कौन कौन से सही हैं, फिर हम उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ये कथन सही है। उसका वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ये भी 100% सही है। अगला जो विकल्प है, वह किसी ऐसे व्यय पर अपनी अनुमति से इनकार नहीं कर सकता जो उसकी नज़रों में संविधान का उल्लंघन करती हो। तो देखिए, ऐसी से तो उल्लंघन, जो संविधान का उल्लंघन करती है तो उससे इनकार नहीं करना भी एक गुस्ताखी मानी जाती है। जो संसदीय अर्थव्यवस्था है, संसदीय शासन है हमारे देश में, तो ये क्वेश्चन, ये जो विकल्प है ये गलत माना जाएगा, ये फॉल्स है। और यहाँ पर यही पूछा है तो यही इसका आंसर होगा। अगला विकल्प है, सेवानिवृत्ति के बाद वो केंद्र राज्य सरकार में लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। तो ये इसका सही जवाब है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कैग के वेतन और भत्तों को उसके कार्यकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध कोई भी अलाभकारी निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। तो ये जो विकल्प है, यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही है। भारत के कैग का कार्यकाल एक संवैधानिक कार्यालय है, तो ये जो शक्ति है ये संविधान द्वारा दी गई है। तो इन दोनों की ये एक दूसरे का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से इस विकल्प को सही माना जाएगा, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। और आपसे मेरा निवेदन है, यदि किसी प्रश्न की एक्सप्लेनेशन में, लिखने में और बताने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा बताया था और इसका जवाब ये होना चाहिए। तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कैग के सभी प्रतिवेदन, तो देखिए ये भी एक एमसीक्यू है और विकल्पों के रूप में आपको दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसे। सही कूट क्या है? केंद्र व राज्यों के लेखे से संबंधित होते हैं, इसे राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। तो भारत के सभी प्रतिवेदन, देखिए यहाँ पर सभी प्रतिवेदन है, ये शब्द है तो आपको जोड़ देना पड़ेगा। जहाँ पर सभी या केवल शब्द आ जाएं तो वहाँ समझ लीजिए कि विकल्पों में सारे विकल्प सही नहीं हो सकते। ये बिल्कुल इसका एक सबसे बड़ा फंडा है यूपीएससी में। यदि आपको इस तरह के शब्द अगर प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर इस तरह के विकल्प आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पर कि सभी या केवल आपको पूछा जाता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से रीड करके आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका, अगर हम आगे बढ़ के देखें इसे, तो अगला विकल्प है, राज्यों के लेखे से संबंधित होते हैं, इसे राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाता है। तो राज्यों के जो लेखे से संबंधित होते हैं, तो देखिए ये सभी प्रतिवेदन राज्यों के लेखे से संबंधित नहीं हो सकते, ये बात आप इसे ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। तो अगला विकल्प देखते हैं, राज्यों के लेखे से संबंधित होते हैं, इसे केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा जाता है। तो ये गलत है, ये जो विकल्प है ये गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों के जो लेखे हैं उन्हें राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और केंद्र और राज्यों के लेखे से संबंधित होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य नहीं आएगा और यहाँ सिर्फ राज्यों के लेखे हैं, तो ये राज्यों के राज्यपाल को सौंपा जाएगा, जो विकल्प 2 में बोल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कैग के बारे में जो ये बातें हैं सभी प्रतिवेदन, तो यहाँ पर विकल्प 2, केवल 2 सही होगा। देखिए प्रश्न इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो विकल्प है
ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए राष्ट्रपति को सौंपे जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को केवल केंद्र से संबंधित ऑडिटिंग के ही मामले सौंपे जाते हैं, राज्य से संबंधित मामले नहीं सौंपे जाते, तो ये विकल्प इसलिए गलत हो जाएगा। और राज्यों के लेखे से जो संबंधित होते हैं वो राज्य के राज्यपाल को सौंपे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगले विकल्प में लिखा है कि राज्यों से संबंधित जो लेखे हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपे जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो केवल 2 इसका सही जवाब है, और ये इस तरह से प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन है, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर कार्रवाई करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये केवल और केवल मैंने आपको बताया है संसद में है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इस प्रश्न को भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए, और इस प्रश्न को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट बनाते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय का लेखा जोखा देखता है, वित्तीय नीतियां बनाता है, विभिन्न विभागों को अनुदान जारी करता है, और सरकारी नियमों के अनुरूप सार्वजनिक व्यय को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन कौन से इसमें जो कथन है वो सही है। तो देखिए, पहला कथन है सरकारी व्यय का लेखा जोखा करना, ये बिल्कुल सही है। अब विकल्प 1 जहाँ पर नहीं, आप उन विकल्प को काट दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 1 नहीं है तो इसे काट दीजिए। और ये वित्तीय नीतियाँ बनाना या तो वित्त आयोग का कार्य है या वित्त मंत्रालय का कार्य है, इससे कैग का कोई लेना देना नहीं है। और नीतियाँ कैग कहीं पर भी नहीं बनाता, कैग सिर्फ अनुशंसाएं देता है, और कैग सिर्फ लेखा जोखा का काम करता है कि कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था या कोई सिस्टम है, वो लाभ में है या हानि में है, ये केवल रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये बात विकल्प 2 में जो लिखी है ये गलत है, और विकल्प 3 में लिखा है विभिन्न विभागों को अनुदान जारी करता है। देखिए, अनुदान जारी ये नहीं करता, ये उन अनुदानों की जांच करता है जिन्हें अनुदान दिए जाते हैं सरकार द्वारा, चाहे वो NGOs हों, कुछ भी हो। तो विकल्प 3 भी गलत हो गया। तो सरकारी नियमों के अनुरूप सरकारी सार्वजनिक व्यय को सुनिश्चित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उसके पद से उसी प्रकार उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। तो यहाँ पर एक तो कैग है जो हमने अभी पढ़ा है, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और यूपीएससी का जो ये है ये इसमें नहीं आता है, आप इसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जो उत्तर है 1 और 2 ही सही होंगे। भारत का महान न्यायवादी तो देखिए सरकार के साथ आता है, सरकार जैसे ही बर्खास्त होती है तो वो भी चला जाता है, और राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की रजामंदी से ही होती है। और यूपीएससी भी देखिए इसी तरह से है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो जज की जो वो है महाभियोग, वो सेवा केवल कैग और इलेक्शन कमीशन पर ही लागू होती है। चलते हैं आगे। भारत के कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पीएससी लोक लेखा समिति करती है। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाए या यहाँ पर संसद आ जाए तो ये प्रश्न शायद कुछ ज़्यादा अच्छा टफ बन सकता है, क्योंकि लोगों ने इन 3 चीज़ों को ही पढ़ा होगा जब कैग की जानकारी ली होगी। तो इन 3 चीज़ों में अगर आप एग्जामिनर चाहे तो आपको अच्छा फंसा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिए लोक लेखा समिति ही इसकी वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। भारत के कैग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हम एक एक विकल्प को जांचते हैं। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वो संसद द्वारा इसलिए सुनिश्चित किए जाते हैं क्योंकि वो संचित निधि पर भारित होते हैं, और संचित निधि किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है, ध्यान रखिए। वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। वह इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष भी शपथ ले सकता है, ये विकल्प भी बिल्कुल 100% सही है। अगला विकल्प वह उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के समान ही पद से हटा जी, बिल्कुल नहीं, ये उच्चतम न्यायालय है, उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये विकल्प डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा है। चलते हैं आगे। भारत के कैग के कार्यों और रिपोर्टों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपके सामने दिए गए हैं।
तो संचित निधि है, राज्यों की संचित निधि भी है, आकस्मिक निधि भी है, भारत का लोक लेखा भी है। तो ये बिल्कुल सारे विकल्प यहाँ पर ऑल आर करेक्ट सही होंगे। बिल्कुल मैंने आपको बताया, आप नोट्स में ऊपर जाके देखिए, ये संसद के पास में है, ये भी राज्यों की संचित निधि है, इसी तरह से होती है। और इसका जो अनुच्छेद 266(1) है आकस्मिक निधि, और लोक निधि 267 अनुच्छेद में आती है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, और जब संसद कराया जाएगा आपको तो इनके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अगला और इस सेशन का जो आखिरी प्रश्न है वो यह है कि भारत के कैग के कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं। तो देखिए जो विकल्प हैं, केंद्र व राज्यों के राजस्व से धन प्राप्त करने वाले सभी निकायों के लेखों की जांच और उनकी रिपोर्ट तैयार करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। केवल राज्यों के राजस्व से धन प्राप्त करने वाले सभी निकायों के लेखों की जांच और उनकी रिपोर्ट करना, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। केवल उन्हीं जो निकाय होते हैं, सार्वजनिक और गैर सरकारी निकाय, उन्हीं की जांच की जाती है जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो इन प्रश्नों को आप अगर आप वो करवाएं, प्रिंट आउट निकलवाएं इस PDF का फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर सारे विकल्प दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। कुछ और प्रश्न भी हैं जो PCS स्तर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के कैग की नियुक्ति की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के कैग का कार्यालय होता है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जब तक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के कैग के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो देखिए PCS में इसी तरह के जो हैं प्रश्न आते हैं। नियुक्ति परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, जो आपको मैं हमेशा ऊपर से बताता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं और यही प्रश्न घूम फिर के आते हैं। भारत की CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, क्योंकि हमने 3 पढ़ी थी, संचित निधि और आकस्मिक निधि और लोक निधि। तो लोक निधि का जो अभिभावक है वो कैग को कहा जाता है, और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है, और संचित निधि केवल और केवल संसद के पास में है। तो चलते हैं आगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, मार्गदर्शक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो PAC इसका सही जवाब है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल निम्नलिखित का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। तो इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति। लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है। तो देखिए IAS में आया हुआ प्रश्न है ये, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे, UPSC में आया हुआ प्रश्न है, तो उसके एक एक विकल्प को देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर सबके दिए हुए हैं, ये आपको बिल्कुल भी इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो दायित्व है वो ये है कि हर विकल्प का हम पोस्टमार्टम करें। तो आंसर C है, ये दिया हुआ है, तो हमें ये भी बताया 2 और 3 सही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक चीज़ को बताता चल रहा हूँ। तो देखिए कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। देखिए नियंत्रण रखना कैग का कार्य नहीं है, कैग का कार्य सिर्फ और सिर्फ आय और व्यय का हिसाब किताब रखना है, लेखा जोखा, लेखा परीक्षण। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देता है, तो देखिए ये विकल्प है, गलत हो जाएगा। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं और कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। बिल्कुल सही है ये विकल्प। अगला विकल्प है, कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है। बिल्कुल सही है। 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाला इसी तरह से तो लोगों के सामने आया, तो आरोप विरुद्ध उन लोगों के आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो ये सही बात है बिल्कुल। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा एवं लेखा जांचते समय वो कानून का उल्लंघन करने वालों पे
अभियोग लगा सकती है। देखिए ये जो शक्ति है ये न्यायपालिका की शक्ति है, तो यहाँ पर विकल्प 2 और 3 सही होगा फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? देखिए सार्वजनिक व्यय पर जो संसदीय नियंत्रण है उसका अंग कौन सा नहीं है? ये है, क्योंकि वहाँ पर वो कार्य कौन करता है? कैग करता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करता है? तो ये है लोक लेखा समिति। चलते हैं आगे। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के कैग द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो देखिए संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन देना, ये तो बिल्कुल सही है, कैग का कार्य है ये। आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि में व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन जारी करना, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि की लेखाओं की परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। देखिए ये जो काम है ना, ये बड़े काम, नेतागिरी वाले काम कैग के नहीं है। कैग का काम मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लेखा जोखा रखना है, नियंत्रण रखना, या किसी रेवेन्यू को कलेक्ट करना। देखिए यहाँ पर प्राप्ति आया, धन की प्राप्ति यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये कलेक्टर का काम होता है अगर हम जिला स्तर पर बात करें तो ये विकल्प कैग के लिए गलत हो जाएगा, जो यहाँ पे यही पूछा गया कि नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है, तो ये संसद की होती है। बार बार हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए ये जो है ये 11वें जो हमारे कैग के वो रहे हैं वो थे शशिकांत शर्मा। वर्तमान में कौन है? राजीव महर्षि, जो 13वें कैग हैं, और वर्ष 2017 में इनकी नियुक्ति की गई। 2021 में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसके वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है, यानी कोई भी लाभकारी पद को धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है। उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये गलत है, और यहाँ पर यही पूछा गया तो उसका यही जवाब होगा। देखिए उसको पदच्युत करने का तरीका संसद में जैसे कि एक प्रस्ताव जारी करना पड़ता है और दोनों सदनों के बहुमत से उसे पारित किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग किया जाता है, तो ये गलत है। और इस तरह से आपका जो सेशन है यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। मैंने बिल्कुल A to Z, बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के एंगल पर सारे प्रश्न भी बहुत सोच समझ के लिए हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। कमेंट करना आप ना भूलें, और लेक्चर को साथ के साथ करते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, और आप इस पर जितना ज़्यादा हो टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स और आपकी जो शिकायत है वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।